सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझेंगे। इससे पिछले क्लास में जलधाराओं की उत्पत्ति से संबंधित जो भी बातें थीं, जलधाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की, कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और धीरे धीरे सभी महासागरों की जलधाराओं को समझेंगे। इनकी उत्पत्ति का काल क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, कौन कौन सी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं कि ठंडी जलधाराएं हैं, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझेंगे और इन जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति के कारणों को भी समझेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सबसे पहले एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। अटलांटिक महासागर में है ना उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसको भूमध्य रेखीय जलधारा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। ठीक ना। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जलधारा आती है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। ये जलधारा किधर से किधर चलती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ चलती है। जब यहाँ पर आगे बढ़ती है तो 60 डिग्री, ठीक ना, पश्चिम देशांतर पर ये क्या करती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये जलधारा एक तो इधर चली जाती है और दूसरी जलधारा ऐसे होकर के जाती है। एक जलधारा, इसकी जो 2 शाखाएं हो जाती हैं, ध्यान से समझिएगा। जब उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे बढ़ती है तो यहाँ से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से एक इधर चली जाती है, बीच में एक कैरेबियन सी पड़ता है, कैरेबियन सागर है ना, और यहाँ से ये मैक्सिको की खाड़ी में, ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, और ये मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में जब यहाँ से ये जाती है तो इसको ये फ्लोरिडा ये फ्लोरिडा है। ठीक ना। और फ्लोरिडा यहाँ पे एक एंटिलीज द्वीप है जिसको एंटिलीज तट भी कहते हैं। तो यहाँ से जो ये जलधारा है इसको एंटिलीज की जलधारा कहते हैं, एंटिलीज धारा के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो जलधारा है यहाँ से, ये फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक ना। ये जो जलधारा है इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा। अब यहाँ से हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये फ्लोरिडा जलधारा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ना। पहले एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे आगे। तो यहाँ से जब ये आगे जलधाराएं बढ़ती हैं तो फिर जा करके मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं यहाँ से आगे तो फिर इस साइड चलती हैं, जिसको कि गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जिसको गल्फ स्ट्रीम धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक, समझिए बात को। यहाँ से जब ये फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसकी अलग ब्रांच हो जाती है, इसको बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये आगे जब बढ़ती है यहाँ से तो यहाँ पर लगभग आने के बाद ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। इसी को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो इसको उत्तर अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। जब ये जलधारा और आगे बढ़ती है तो इसकी यहाँ पर भी 2 ब्रांचेज होती हैं। ये एक तो इधर निकल जाती है और एक जो है कि नॉर्वे के तट के साइड जाती है, जिसको नॉर्वेजियन करंट भी कहते हैं। तो जो ये आइसलैंड तट के पास से गुजरती है इसका नाम होता है इरमिंगर, इसको इरमिंगर धारा के नाम से जानते हैं। और ये होती है नॉर्वे की धारा, नॉर्वे धारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब ये धारा इधर से इधर की तरफ आती है तो ये बिस्के की खाड़ी में पहुँच जाती है, फ्रांस और स्पेन के पास में बिस्के की खाड़ी में पहुँचती है। ठीक ना। तो बिस्के की खाड़ी में इस जलधारा को, बिस्के की खाड़ी में
इस धारा का नाम पड़ जाता है रेनेल जलधारा, है ना, रेनेल धारा के नाम से जानते हैं। यही धारा जब आगे बढ़ती है तो इसको कनारी जलधारा के नाम से जानते हैं, कनारी धारा के नाम से जानते हैं। ये कनारी धारा यहाँ से लेकर के ये इधर ऐसे आती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जल धाराओं का उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक पूरा चक्र बन जाता है। जल धाराओं का उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक पूरा का पूरा क्या बन रहा है, चक्र बन रहा है। और यहाँ पर जो बीच का जो सागर पड़ता है, जो समुद्र होता है, इसी को हम सारगैसो सागर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कई विद्वानों में यह मतभेद है ना, विद्वानों में यह मतभेद है कि सारगैसो सागर कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो मूल रूप से चूँकि देखिए सारगैसम घास यहाँ पाई जाती है ना, जिसकी चर्चा करेंगे अभी, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, विषुवत रेखा पर वर्ष भर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा यहाँ वर्ष भर क्या होती है, गर्मी पड़ती है। और इस गर्मी के प्रभाव में आकर के यहाँ पर डोलड्रम चलता है ना। डोलड्रम का अर्थ क्या है कि ये शांत वायुदार पेटी है और व्यापारिक पौने यहाँ वर्ष भर चलती रहती है। तो इस जलधारा की उत्पत्ति का कारण व्यापारिक पौने होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या होती है, व्यापारिक पौने होती है, जो पानी ऊपर से समुद्री सतह को ढकेलती रहती है, तो जिससे इस विषुवत रेखीय जलधारा का जन्म हो जाता है। इसके बाद देखिए, जब ये जलधारा यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो शाखा इधर चली जाती है जिसको एंटेलिज धारा के नाम से जानते हैं, और दूसरी धारा जो है वो आगे बढ़ जाती है यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में जब यहाँ पहुँचती है, ये फ्लोरिडा का तट है, फ्लोरिडा है, यहाँ पर जब पहुँचती है तो इसको फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम धारा को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है फ्लोरिडा, ठीक ना, पहला है फ्लोरिडा, और दूसरा है उत्तर अटलांटिक प्रवाह, ठीक ना, और तीसरा है इसमें, हाँ खुद वही है, ठीक है, तीसरा है इसमें गल्फ स्ट्रीम, ठीक ना। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम 3 प्रकार की जलधाराओं के मिलने से बनती है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फ्लोरिडा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह और खुद जो है कि गल्फ स्ट्रीम ही है। अब समझिए, देखिए यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है ना तो इसको फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम हो जाता है, और उससे आगे बढ़ती है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो जाता है। तो ये तीनों यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही जलधारा है, लेकिन हम अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, और संयुक्त रूप से इसको गल्फ स्ट्रीम भी कह दिया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, यह माना जाता है कि फ्लोरिडा जलधारा की उत्पत्ति का कारण, यहाँ से जब ये जलधारा गुजरती है ना तो इस इलाके का, जो ये वाला इलाका है, इस इलाके का जो जल की सतह होती है, ये आसपास के जल की सतह से लगभग 35 सेंटीमीटर ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी समुद्र का पानी अपने आसपास के समुद्र के पानी से 35 सेंटीमीटर ऊपर हो, तो ऊपर होगी तो वो क्या करेगी, दूसरी साइड बहना चालू करेगी। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। मॉन्टगोमरी एक विद्वान हुआ करते थे। मॉन्टगोमरी का ये अध्ययन, इन्होंने कहा कि 193 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस चैनल को बोलते हैं युकाटन चैनल। इस चैनल को बोलते हैं युकाटन चैनल। तो कहते हैं, मॉन्टगोमरी कहते हैं कि युकाटन चैनल से 193 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी गुजरता है। कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी से यह पानी जाता है अटलांटिक महासागर में, उसी से फ्लोरिडा जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक, समझिए ध्यान से। इसके अलावा मिसिसिपी और मिसौरी नदियां आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां बहुत
बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में जल लेकर के आती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में छोड़ देती हैं, जिससे मैक्सिको की खाड़ी का जो जल का सतह होता है वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने की वजह से ये धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर? इससे फ्लोरिडा जलधारा की उत्पत्ति होती है। चलती कहाँ तक है ये? तो ये युकाटन चैनल से यानी कि फ्लोरिडा से ये चलती है हेटरस अंतरीप तक। यहाँ है हेटरस अंतरीप, ठीक ना, हेटरस अंतरीप तक चलती है। हेटरस अंतरिक्ष तक चलती है और उसके बाद आगे बढ़ने पर ये वापस से एंटिलीज धारा में मिल जाती है। वहाँ से गल्फ स्ट्रीम के नाम से हम इसको जानते हैं ना। यहाँ से इसका प्रवाह बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। इसका वेग बहुत, हमने बताया था ना पिछले वीडियो में, ठीक है। बाकी जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने बोला था स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बहुत ही तेज वेग से जल का प्रवाह होगा। जैसे नदियों के जल का वेग होता है, उसके जैसा ही जल के वेग का वेग होगा, उसका प्रवाह होगा ना, बहुत तेजी से होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, गल्फ स्ट्रीम के दाहिने तरफ जल का तापमान, जो महासागरीय जल का तापमान होता है, वो कम पाया जाता है। और इसके बाएं तरफ तट पर यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो जल का तापमान है यह ज़्यादा पाया जाता है। मतलब दाहिने साइड, इस साइड, मतलब ये वाले साइड है ना, इधर जल का तापमान ज़्यादा होता है, कम होता है, और इस साइड जल का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। कई विद्वानों ने इस बात पर अध्ययन किया और बताया कि ऐसा इसलिए है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका में क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इस ठंडी के प्रभाव में आकर के हमें इसके तट का जो जल होता है वो गर्म लगने लगता है। उसके बाद जब हम बाकी समुद्र में जाते हैं तो वह जो तापमान जल का होता है वो हमें क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है ना। और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है यहाँ स्पष्ट रूप से बहती हुई दिखाई पड़ती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहती हुई दिखाई पड़ती है। अब गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है कि प्रति 1000 मीटर चलने पे, है ना, प्रति 1000 मीटर चलने पर, यानी कि 1000 मीटर चलने पर जो जल का तापमान है वो ढलुआ मिलता है। जो जल का सतह है ना, जल की सतह ढलुआ मिलती है। ढलुआ मिलती का मतलब कि इस इलाके में जल की सतह ऊपर होती है और इस इलाके में जल की सतह क्या होती है, नीचे होती है। तो इसका कारण पूछा गया, तो इसका कारण ये है कि फ्लोरिडा की जो जलधारा आती है वो भारी मात्रा में जल को बहा के लाती है। भारी मात्रा में जल को बहा के लाती है, और भारी मात्रा में जब जल को बहा के लाती है, चूंकि यह गर्म जलधारा है तो पानी को बहुत तेजी से धकेलती है और एंटिलीज की धारा भी इसमें आकर के मिल जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ का सतह ऊपर हो जाता है और फिर ये पानी नीचे की तरफ सरकना चालू कर देता है। ठीक, बात ये होती है कि यहाँ पर ये सरकना चालू क्यों करता है, तो बीच में कारण आता है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की जो लवणता होती है वो 37 यूनिट ऑफ साल्ट होती है ना, 37 इकाई लवणता इसकी होती है। तो यहाँ की लवणता इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ का जो पानी बीच का है ये स्थिर रहता है, ये बाकी पानी को इधर आने ही नहीं देता, है ना। तो जगह कहाँ मिलता है, फिर इसको एक ही रास्ता बचता है, नीचे उत्तर की तरफ बढ़ने का एक रास्ता इसको बचता है ना। तो ये क्या करती है, इधर पानी की सतह ऊपर है, इधर जा नहीं सकते तो जाएंगे, इसलिए नीचे उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। ठीक, यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। एक जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहने लगती है और सीधे यहाँ पर आर्कटिक सागर में मिल जाती है जा करके, ये पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर ये पछुआपनों के प्रभाव में आकर के फिर ये क्या करती है, पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, जिसको कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। एंटिलीज जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है। यहाँ से जब ये लेब्राडोर के तट पर पहुँचती है तो उत्तर की तरफ, ये पूर्व की तरफ बहना चालू कर देती है। तो इसी की ब्रांच है, तो ये गर्म ही रहती है, गर्म जलधारा है। ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है तो इसकी 2 ब्रांचेज यहाँ हो जाती हैं। यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। एक तो इरमिंगर जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है, और इसी की ब्रांच आगे बढ़ती है नॉर्वे की जलधारा, ये भी क्या है,
ये भी गर्म है और ये भी गर्म जलधारा है। ठीक, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ से जब ये इधर की तरफ चलती है तो रेनल जलधारा इसको मिलती है। यहाँ पे बिस्के की खाड़ी मिलती है, बिस्के की खाड़ी यहाँ पे है। जब इस खाड़ी में ये जलधारा आती है तो रेनल जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक ना, ये चीज़। यहाँ से जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो कनारी जलधारा के नाम से जानी जाती है। कनारी जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। अब इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि ये ठंडी जलधारा किस प्रकार से है भाई, समझिए। जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह घूमता है आगे की तरफ, है ना, जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे की तरफ घूमता है तो यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये तो मुड़ता है वहाँ से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर का पानी हटा दिया जाता है। इसके ऊपर का पानी क्या होता है, हवाओं के द्वारा हटा दिया जाता है और कुछ पानी धकेल दिया जाता है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। तो जब ऊपर का पानी भूमध्य सागर में चला जाता है कुछ पानी, है ना, तो नीचे से जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसको हमने विसर्पण, पिछले क्लास में हमने विसर्पण के नाम से उसको बताया था। विसर्पण याद है कि नहीं याद है? विसर्पण यानी कि क्रीप यानी कि विसर्पण हमने बताया था आपको। विसर्पण, क्रीप क्या होता है? जब सागरीय नितल पर हलचल के कारण, है ना, जलधाराओं की उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्रीप कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। जैसे ऊपर का पानी, गर्म पानी ऊपर का हट गया तो नीचे का ठंडा पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रीप यानी कि विसर्पण कहलाती है। और यहाँ पर विसर्पण ही लागू होता है। ठीक ना, समझिए, इस बात को ध्यान से समझना है। तो कनारी जलधारा की उत्पत्ति ध्यान से समझिए। कनारी जलधारा की उत्पत्ति ऊपर के गर्म जल के हट जाने की वजह से नीचे का जो ठंडा जल ऊपर आता है उससे कनारी जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक, यह ठंडी जलधारा है। ये जब बहते हुए, ये कहाँ से चलती है, मदिरा से केप वर्दे तक चलती है। मदिरा से, ठीक ना, मदिरा से केप वर्दे तक ये जलधारा चलती है और आगे आकर के विश्वोत्तरी जलधारा में मिल जाती है, इसको ढकेल देती है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये है गिनी की खाड़ी, ये है गिनी की खाड़ी। इसकी एक ब्रांच घूम करके कहाँ चली जाती है, गिनी की खाड़ी में चली जाती है। ठीक ना, जिसको गिनी धारा के नाम से जानते हैं, गिनी धारा के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या है, ये भी ठंडी जलधारा है क्योंकि कनारी जलधारा की ही ये ब्रांच है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ और समझिए, यहाँ से आर्कटिक सागर से लैब्राडोर जलधारा आती है। यहाँ पर आर्कटिक सागर से लैब्राडोर जलधारा आती है। ठीक, लैब्राडोर जलधारा आती है और लैब्राडोर धारा एक ठंडी धारा है। लैब्राडोर धारा क्या है, एक ठंडी जलधारा है। यह आकर के जब एक गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो यहाँ पर घना कोहरा बना देती है। इस इलाके में घना कोहरा हो जाता है बिल्कुल ना, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराओं का जब मिलन होता है तो उस पर की वायु राशि भी क्या होगी, गर्म जलधारा के ऊपर की वायु राशि गर्म होगी और ठंडी जलधारा के ऊपर की वायु राशि ठंडी होगी। तो जब गर्म और ठंडी वायु राशियों का जब मिलन होता है तो भयानक रूप से कोहरा बन जाता है। ठीक ना, वहाँ पर कोहरे का निर्माण हो जाता है, वहाँ पर कुछ दिखता उखता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल आ जाती है वहाँ पर जहाज़ों को चलने में, तो जहाज़ें वहाँ चल भी नहीं पाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन मछलियों के खाने की एक घास होती है जो सामान्य पानी में उगती है, प्लैंकटन। ठीक ना, प्लैंकटन घास ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से बनता है। यह मछलियों का एक अच्छा भोजन होता है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। ठीक ना, बैंक बन जाता है पूरा बाकायदे का। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सारगैसो सागर की बात करें तो सारगैसो सागर में सारगैसम घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सारगैसम। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारगैसम नामक घास पाई जाती है, समुद्री घास है। ठीक, मछलियाँ अपने अंडे देने के लिए यहाँ पर आती हैं, लेकिन एक विशेषता इसकी और ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर पक्षियाँ नहीं पाई जाती, है ना, क्योंकि यहाँ लवणता क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, तो पक्षियों के खाने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ होता नहीं है। मछलियाँ तभी आती हैं जब उनको अंडे देने होते हैं। ठीक, सारगैसम घास जो है जड़ विहीन होती है।
सिर्फ ऊपर ही तैरती रहती है, ये भी जान लीजिए। ये नहीं है कि सारगेसम घास की कोई जड़ होती है, इसकी कोई जड़ नहीं होती, ना ही बहुत नीचे से ही आती है, ऊपर ही तैरती रहती है, ठीक है, बिना जड़ के। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। अब इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में, ठीक। तो जिस प्रकार से उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। ये भी गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, देखिए इस धारा को जब मैंने बनाया है, ठीक ना, तो ये जो है कि भौगोलिक विषुवत रेखा को क्रॉस कर गया है। जो ग्लोब पर विषुवत रेखा बनते हैं हम, उस रेखा को इसने ये क्रॉस कर गई है। क्यों? ये जलधारा 3 डिग्री उत्तर तक चली जाती है, ठीक ना, 3 डिग्री नॉर्थ में जा करके वापस आती है। ये भौगोलिक घटनाओं की वजह से होता है, ठीक ना, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण में उत्पन्न होते, नहीं, 3 डिग्री नॉर्थ तक जा करके आती है ये, ठीक ना। और इसकी 2 ब्रांचेज यहाँ से हो जाती हैं। ये भी विषुवतरेखीय धारा है, डोलड्रम में उत्पन्न होती है। डोलड्रम यानी कि शांत वायुदाब पेटी में उत्पन्न होती है, और इसकी उत्पत्ति का कारण भी व्यापारिक पवनें ही हैं, है ना। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के बहना चालू होती है। ये जब केप सावराक तक आती है, यानी कि सावराक अंतरिक्ष तक आती है। इस अंतरिक्ष का नाम हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक ना, केप सावराक। इसका नाम क्या है? केप सावराक। केप सावराक इसका नाम है। तो जब यह केप सावराक तक आती है, तो यहाँ से ये इसकी 2 ब्रांच, एक ब्रांच उत्तर की तरफ बढ़कर के उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है। इसकी ब्रांच देखिए उत्तर की तरफ बढ़कर के यहाँ मिल जा रही है, उत्तर विषुवतरेखीय धारा में मिल जा रही है ना। और एक जो ब्रांच है वो नीचे चली जाती है, जिसको ब्राज़ील धारा के नाम से जानते हैं, जिसको ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील जलधारा जब 30 डिग्री अक्षांश तक आती है ना, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक आती है, तो नीचे से जाने वाली फाकलैंड की धारा इसमें मिल जाती है, ठीक। फाकलैंड धारा नीचे से जाती है और 30 डिग्री अक्षांश पर ब्राज़ील जलधारा से मिल जाती है। फाकलैंड धारा क्या है? अंटार्कटिका सागर से आती है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत ठंडा है, वहाँ का जल बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ से ठंडा पानी लेकर के आती है। क्लियर है? ये भी विक्षेपण का ही कारण, नीचे से ठंडा पानी लेकर के आती है, जिससे फाकलैंड जलधारा की उत्पत्ति होती है। और नीचे का ठंडा पानी ऊपर जब आता है 30 डिग्री अक्षांश पे, तो ब्राज़ील जलधारा से मिल जाता है। तो यहाँ पर मिल करके ये क्या करती है, यहाँ पर ये इधर से घूमना चालू कर देती है, ठीक ना। तो इसको जो है कि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं, ठीक ना, या दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह, और ये उत्तर अटलांटिक पछुआ प्रवाह था। पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये जलधाराएं घूमती हैं, ठीक। तो समझिएगा, ऊपर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के विषुवतरेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, और नीचे जो है कि जो कि पानी यहाँ फिर इधर से ये पानी लेके आ रहा है, इधर से ये पानी लेके आ रहा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो पछुआ पवनें भी चल रही हैं, तो उनके प्रभाव में आकर के ये पानी इधर की तरफ बहना चालू हो जाता है। तो इसको दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? समझिएगा, ठीक ना, ये चीज़। ये भी क्या है? गर्म जलधारा है, ठीक है, बात को समझिए। तो फाकलैंड धारा हो गई। इसके बाद ये इधर का जो पानी होता है, ठीक ना, ये इधर बढ़ जाता है और ये ठंडा होता है, तो इसको जो है बेगुएला की धारा बोलते हैं, ठीक ना। बेगुएला जलधारा के नाम से जाना जाता है, और बेगुएला जलधारा भी क्या है? ठंडी जलधारा है। बेगुएला जलधारा भी ठंडी जलधारा है, इसको जानिएगा, ठीक ना। तो ये पानी इधर की तरफ आ जाता है। अच्छा, गिनी की धारा इधर चलती रहती है ना, जब इधर आती है तो इधर इसको कोई स्वभाव मिलता नहीं है, तो ये जलधारा ऐसे ही घूमती है, ठीक ना, क्योंकि इधर ये जलधारा इधर आती है, इसको आने नहीं देती, तो ऐसे घूमती है, ठीक। अच्छा, यहाँ से घूम करके इधर क्यों चली जाती है? फिर
गिनी जलधारा घूम के इधर क्यों इसमें क्यों नहीं मिलती है? तो गिनी धारा इधर से आकर के इसमें नहीं मिलने का कारण होता है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब प्रति विषुवत रेखीय धारा क्या होती है समझिए। जब ये पानी इधर से पूरा बहा के दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा द्वारा इधर लाया जा रहा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा द्वारा पानी बहा के यहाँ से लेकर के इधर लाया जा रहा है, तो इस इलाके में क्या होता है, पानी की अधिकता हो जाती है। यहाँ का जो सतह है ये भी ऊपर उठ जाता है। तो अब यहाँ की सतह जो है नीचे है, यहाँ की सतह ऊपर है, तो यहाँ से इधर की तरफ पानी का बहाव हो जाता है बीच में, ठीक ना। यहाँ से इधर की तरफ पानी का बहाव हो जाता है और इसी जलधारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है ना? ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पर पानी दोनों धाराओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इधर ढलान पा जाता है तो वापस पानी उतरने लगता है, जिसको प्रति विषुवत रेखीय धारा यानी कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी? अटलांटिक महासागर के जलधारा। तो यहाँ से एक बार इन जलधाराओं को फिर से देख लेते हैं कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है, ठीक ना। एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने वाली जलधाराएं क्या होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी, ठीक ना। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है, लेकिन दक्षिण अटलांटिक प्रवाह क्या है? गर्म जलधारा है, ठीक ना। फाकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, बेगवेला की धारा ठंडी जलधारा है क्योंकि ये इधर से देखिए आ रही है, ध्रुवों की साइड से आ रही है, ठीक। इसके अलावा हम इधर आगे बढ़ेंगे तो फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है, एंटेलीज गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह गर्म है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, देखिए आर्कटिक सागर में चलने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं, ठीक ना। तो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा क्या है? एक ठंडी जलधारा है। यहाँ से इरमिंगर चूंकि गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह का ही पार्ट है, तो ये गर्म जलधारा होती है। और नॉर्वेजियन धारा भी उसी का पार्ट है, तो ये भी गर्म जलधारा है। लेकिन जब यहाँ से नीचे की तरफ धकेला जाता है पानी को, तो ऊपर का पानी हट जाता है और नीचे का शीतल जल ऊपर आ जाता है, इसलिए रेनल जलधारा ठंडी जलधारा होती है। पैनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। क्लियर है? रेनल बिस्के की खाड़ी में बहती है। इसके बाद ये गिनी धारा भी ठंडी धारा है। क्लियर हो गया इतना? अब हिंद महासागर की जलधाराओं को भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अदन की खाड़ी है ना, और ये ओमान की खाड़ी है, ठीक। ये अरब यमन है, ध्यान दीजिए। यहाँ से एक जलधारा इधर चलती है जिसका नाम है सोमाली। सोमाली क्या है? ठंडी जलधारा है। और विषुवत रेखा से एक जलधारा इधर की साइड चलती है ना, ये एक जलधारा है जिसका नाम क्या है? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, हिंद महासागर की धारा है। और चूंकि विषुवत रेखा के पास से आ रही है तो ये भी क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। ये है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर अफ्रीका के बीच में जलधारा चलती है, इसका नाम है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक धारा क्या है? गर्म जलधारा है। मेडागास्कर के दाहिने साइड से एक धारा इधर आके इधर चली जाती है, ठीक ना। और इस धारा का नाम क्या है? अगुलहास। और अगुलहास धारा भी क्या है? एक गर्म जलधारा है। फिर यहाँ से पछुआ पवन प्रवाह होता है। पछुआ पवन प्रवाह ये भी गर्म है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बहती है। चूंकि ये देखिए अब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रहा है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है? एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया इतना? तो इन बातों को आपको समझना है। हिंद महासागर में बहुत सारी जलधाराएं नहीं हैं, थोड़ी ही हैं। जैसे मोजाम्बिक गर्म है, अगुलहास गर्म है, सोमाली जलधारा गर्म है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है, और
पछुआपन प्रवाह अगर मैं एक ठंडी जलधारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे बहती है। क्लियर हुआ इतना? तो ये सारा कुछ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है, बिल्कुल याद रख लेनी है, ठीक ना। एक मानसूनी प्रवाह भी यहाँ पाया जाता है ना। मानसूनी प्रवाह उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। फिलहाल आप इतनी सारी चीज़ों को समझिए और इसको पूरा कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। क्लियर? अब इसी तरीके से चूँकि अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उत्पत्ति का कारण भी नेट और पीजीटी जैसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। इसी तरीके से प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं को भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है ना? इस क्लास में अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और हिंद महासागर की जलधाराओं को हम लोगों ने देखा है इस तरीके से। क्लियर?